सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कराई गई अब सभी परीक्षाओं की जांच होगी और एसटीएफ इन सभी भर्तियों की जांच करेगा मेनका। और इन सब भर्तियों की जांच की जिम्मेदारी एसटीएफ को दी गई है, जो पहले से ही यूके SSSC भर्ती में घोटाले की जांच कर रही है। उसे अब सभी भर्तियों की जांच की जिम्मेदारी दे दी गई है। अभी तक सिर्फ पिछले साल दिसंबर में हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा की जांच हो रही थी, लेकिन अब दूसरी भर्तियों की भी जांच होगी। और आपको बता दें कि शासन ने ये जांच एसटीएफ को सौंप दी है, जिसमें कनिष्ठ सहायक, सचिवालय रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की भी जांच होगी। पेपर लीक मामले में पकड़े गए आरोपियों का पिछली भर्तियों से भी कनेक्शन सामने आया है और अब ये अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला साबित होता दिख रहा है। तो घोटाले की आंच जो है वो बढ़ती जा रही है और जांच की जिम्मेदारी एसटीएफ को ही दी गई है और अब ये दायरा बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया। पेपर लीक मामले की जांच करने वाली एसटीएफ अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अब तक की सभी भर्तियों की जांच करेगी। और आपको बता दें कि पेपर लीक में अब उत्तर प्रदेश से भी एक सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है और नौकरी के खेल में दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के सबसे बड़े घोटाले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फुल एक्शन में हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पुरानी परीक्षाओं पर भी जांच के आदेश दे दिए। पेपर लीक के साथ अब सचिवालय रक्षक और कनिष्ठ सहायक न्यायिक की जांच भी एसटीएफ करेगी। 2020 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में नकल गिरोह पकड़ा गया, इसलिए इस एग्जाम की भी जांच होगी। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के नाम पर करोड़ों रुपए का काला कारोबार हुआ। आरोपियों के तार उत्तरकाशी, हरिद्वार से लेकर नोएडा, धामपुर और लखनऊ तक जुड़ रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री ने जिस तरह पुराने एग्जाम के जांच के आदेश दिए हैं, आने वाले दिनों में मौज की नौकरी करने वालों की मुश्किलें भी बढ़नी तय हैं। शुरू से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसके लिए किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा और आप देख रहे हैं कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं। उन्होंने एक शब्द और बोला है कि कितने भी बड़े हाथ होंगे उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो चाहे वो उत्तर प्रदेश में भी रह रहे होंगे या कहीं भी रहेंगे, तो वो हमारे उस दायरे में यदि आएंगे तो जरूर कानून के शिकंजे में आएंगे। पेपर लीक मामले में घोटाला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इससे ही लगा सकते हैं कि इसके तार लखनऊ, नोएडा, सहारनपुर, धामपुर से जुड़े हुए हैं और अब तक इसमें 20 गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के धामपुर से एसटीएफ ने जूनियर इंजीनियर ललित शर्मा को गिरफ्तार किया, जिसने धामपुर में एग्जाम से पहले लीक पेपर सॉल्व किया। ऐसे में मुख्यमंत्री के आदेश पर दूसरे एग्जाम्स की भी जांच अगर सही दिशा में हुई तो कई और हाकम सिंह जेल जा सकते हैं। आज जो सरकार ने निर्णय लिया है, सभी भर्तियों की जांच होगी, जिसकी हम पहले से लगातार मांग कर रहे थे। अब यह है कि सरकार का ये कदम अच्छा है, लेकिन अंतिम अपराधी तक पकड़ा जाना चाहिए। जांच तभी सार्थक होगी जब इनमें जितने भी संलिप्त लोग हैं वो अंतिम कड़ी तक के लोग पकड़े जाएं, चाहे कोई कितना ही प्रभावशाली हो। उत्तराखंड में युवाओं की पहली पसंद सरकारी नौकरी होती है और उसी का नतीजा है कि सरकारी नौकरियों के नाम पर इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। चपरासी से लेकर क्लर्क तक, फॉरेस्ट गार्ड से लेकर सचिवालय कर्मचारी तक की भर्ती में सिर्फ करप्शन और फर्जीवाड़ा ही सामने आ रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो चलिए, ये तो बात थी एसटीएफ जांच की। अब बात कर लेते हैं बारिश और बाढ़ की मेनका, जिससे लोग काफी परेशान चल रहे हैं। तो देहरादून से खबर है, यहाँ देर शाम भारी बारिश हुई। बारिश के बाद सड़कों पर तो खासा पानी भर गया। इन तस्वीरों में भी देखिए, अब ये सड़क है या नदी, अंतर करना मुश्किल है। नदियां भी लबालब हैं। देहरादून और आसपास लगातार बारिश हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि देहरादून और आसपास जो बारिश हुई है, उसके बाद रिस्पना और बिंदाल नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों को खासा परेशानी हो रही है। उनके लिए भी खतरा बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी उन्हें अलर्ट किया गया है, लेकिन रिस्पना और बिंदाल उफान पर है। जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शहरी इलाकों में दोनों ही नदियां बहती हैं और तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस तरह से बिल्कुल लोगों के घरों तक नदियों का पानी बह रहा है।
और देहरादून में ऊंचाई वाली जगहों पर भी बारिश हुई है, जिसके बाद बरसाती नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको कुछ और इसी तरह की। तस्वीरें काली मंदिर के पास की हैं, जहां पर बरसाती नाले में अचानक कई गुना ज्यादा पानी बढ़ गया और नाले ने भयावह रूप ले लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। यहाँ भयानक आवाज के साथ ये नदी रौद्र रूप में बह रही है। दहशत तो हो गए सर, हम तो किनारे पे है और जो ये मेरा मोमो का ये दुकान है नदी किनारे है। डर लग रहा है सर, मुझे डर लग, रात को तो और डर लगेगा। दिन में तो चलो दिखाई देता, रात को जब सोते वक्त ऐसा आएगा तो हम थोड़ा डर लगता है ना हमें। तो मेनका, नदियों में कैसे अचानक पानी बढ़ता है और फिर बड़े बड़े हादसों की वजह बनता है, उसकी साफ और लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। ये वीडियो रामनगर के खिचड़ी नदी का है। यहाँ पर खिचड़ी नदी में सामान्य पानी था, लेकिन ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश के बाद अचानक से ही पानी का स्तर बढ़ गया और अचानक नदी उफान पर आ गई। अचानक शांत बह रही नदी ने विध्वंसक रूप ले लिया और जो सामने आया उस सभी को बहा कर ले गई। हालांकि इस दौरान नदी में कोई था नहीं, अदरवाइज कोई एक बड़ा हादसा हो सकता था। हादसा होने से यहाँ बच गया है, लेकिन नदी का रौद्र रूप हर किसी को डरा रहा है, परेशान कर रहा है कि न जाने आने वाले कुछ दिनों में क्या हो जाए। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 21 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया है, यानी अभी 2 दिन और बारिश हो सकती है। और साथ ही कई जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट है। 18 अगस्त से 21 अगस्त तक ये येलो अलर्ट जारी किया गया है और अब भी अलर्ट के 2 दिन बचे हुए हैं, जिसके बाद लोगों को सतर्क किया गया है और साथ ही SDRF को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो उत्तरकाशी जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ स्कूल जाने के लिए बच्चे रोज मौत के रास्ते से गुजरते हैं। ये तस्वीर देखिए, अपने आप में डरा देने वाली ये तस्वीर है। जान जोखिम में डालकर जुगाड़ के सहारे ये बच्चे उफनते बरसाती नाले को हर रोज पार करने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें मोरी विकासखंड की हैं। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं ये किसी मौत के खेल से कम नहीं है, जहां के गोविंद वन्यजीव विहार राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में 22 गांव को जोड़ने वाला मोरी सांकरी मार्ग फपराला खड्ड के पास बंद पड़ा है, जिसकी वजह से गांव वालों ने वैकल्पिक मार्ग तैयार किया और इस वैकल्पिक मार्ग पर सफर करना किसी मौत को दावत देने से कम नहीं है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, सिर्फ एक बल्ली के सहारे ही इस मार्ग को पार किया जा रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं कि एक छात्रा को दूसरी छात्रा हाथ पकड़ती है और फिर दूसरे छोर पर हाथ पकड़कर वो पहुंच रही है, लेकिन इसके बीच यदि जरा सी भी बैलेंस बिगड़ गया तो सीधे नाले में गिर सकते हैं। और मौसम विभाग के येलो अलर्ट की भविष्यवाणी तराई के सितारगंज, शक्ति फॉर्म, किच्छा में भी सटीक साबित हुई है। अभी तक मौसम विभाग ने जब बारिश और भारी बारिश का अनुमान लगाया वो सही हुआ है। यहाँ पर मौसम बदलने के साथ ही मूसलाधार बारिश होने से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है और इसके साथ ही किसानों को भीषण गर्मी से धान की फसल में हो रही पानी की कमी की चिंता भी दूर हो गई है। हालांकि झमाझम बारिश की वजह से कई जगहों पर शहर में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ी हैं, लेकिन कुल मिलाकर बारिश गर्मी से निजात दिलाने के लिए और खेती के लिए फायदेमंद दिख रही है। खेतों किसान वालों को आज बहुत राहत मिली। रात दिन सुबह चले रहते थे, पानी के पंप लगे रहते हैं। अब आज थोड़ी राहत मिल गई, थोड़ी गर्मी से भी राहत मिल गई। तो कहीं लोगों को राहत मिली है तो लोग कहीं बहुत ज्यादा परेशान है। चंपावत में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते स्वाला मोड़ी के पास टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे फिर से बंद हो गया है। दोपहर 2 बजे से हाईवे बंद है और हाईवे के दोनों ही तरफ सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि यात्रियों के रहने के लिए रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है। आपको बता दें कि हाईवे खोलने के लिए कोशिश लगातार जारी है, लेकिन पहाड़ी से जो लगातार मलबा और बोल्डर आ रहा है उसकी वजह से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और हाईवे खोलना मुश्किल होता जा रहा है।
चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए यह हाईवे लाइफ लाइन की तरह काम करता है और हाईवे बंद होने की वजह से सभी को परेशानी हो रही है। और बात बॉबी कटारिया की करते हैं, जिसने परेशान कर रखा है। उत्तराखंड पुलिस की नाक में दम कर दिया है। वारंट जारी अब हुआ है, गैर जमानती वारंट, क्योंकि उसने पेशी के दौरान, पेशी के लिए जो तारीख दी गई थी, नहीं पेश हुआ बॉबी। साथ ही बीच सड़क शराब पीने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बॉबी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम हरियाणा रवाना की गई है। आपको बता दें कि बॉबी को बयान देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन 3 दिन बाद भी वो बयान देने के लिए हाजिर नहीं हुआ। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के बीजेपी के 20 विधायकों के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाने की वायरल हो रही खबरों पर त्रिवेंद्र रावत का बयान सामने आया है। त्रिवेंद्र रावत ने इन खबरों को अनर्गल बताया। सरकार से मांग की है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश है ये। साथ ही आपको बता दें कि त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि मैं पार्टी का जन्मजात कार्यकर्ता हूं। बता दें कि पिछले कुछ समय से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि त्रिवेंद्र रावत कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल सरासर ये कहना चाहिए कि पत्रकारिता के सिद्धांतों का एक तरह से हनन है। जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, उन पर सरकार को चाहिए कि उन पर कार्रवाई करे। खंडन, क्योंकि मैं पार्टी का ये कहना चाहिए कि जन्मजात कार्यकर्ता हूँ। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के लंढौरा पहुंचे और यहां गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री का एक यूनिट का उन्होंने उद्घाटन किया है। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जो भी उद्योग राज्य में आना चाहते हैं, उन्हें सुझाव लिए जा रहे हैं और पिछली समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि देश भर के उद्योगपति उत्तराखंड आएं और निवेश करें। और जो भी उद्योग यहाँ पर लगेंगे या जो उद्योग आना चाहेंगे, हम उन सब पे सुझाव ले रहे हैं और उनकी जितनी भी समस्याएं पिछली थी, उन सभी समस्याओं का भी हमने समाधान किया है। हम चाहते हैं कि सारे उद्योगपति, देश भर के उद्योगपति यहाँ आएँ। मैं इस अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जो है उनका भी स्मरण करना चाहता हूँ कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने एक विशेष पैकेज उत्तराखंड के लिए दिया था। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली में है और यहाँ केंद्रीय नेतृत्व के साथ अपनी टीम को लेकर चर्चा चल रही है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक लिस्ट सौंप दी जाएगी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्वीकृति पर लिस्ट जारी की जाएगी। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि नई टीम में युवा और अनुभवी और सभी क्षेत्रों के साथ ही जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा। जातिगत समीकरण का ध्यान रखा है, युवाओं का ध्यान रखा है और वरिष्ठ कार्यकर्ता जो संगठन के लिए उपयोगी कार्यकर्ता, लंबे समय से इनका सहयोग रहता है। सब टीम का एक समावेशी स्वरूप आपको दिखाई देगा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भुवन चंद्र खंडूरी ऋषिकेश एम्स में भर्ती है। खंडूरी के पुत्र मनीष खंडूरी ने इसकी जानकारी दी है और गुरुवार को भुवन चंद्र खंडूरी ऋषिकेश एम्स में जांच के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद वो पॉजिटिव पाए गए। तो उत्तराखंड में जमीनों की खरीद फरोख्त पर प्रभावी कानून बनाने को लेकर बनी कमेटी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के समय पर लिए गए फैसलों को रद्द करने की सिफारिश की है। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसी जमीनों को सरकार अपने कब्जे में ले ले जिन्होंने उद्योग लगाने की जगह उसकी प्लॉटिंग कर बेच दी है। राज्य में सख्त भू कानून के लिए पिछले साल अगस्त में धामी सरकार ने एक कमेटी बनाई जो अगले हफ्ते अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कमेटी ने 3 बड़ी सिफारिशें की है। पहला, उद्योगों को जमीन अलॉट करने का अधिकार डीएम को देने का फैसला रद्द हो। दूसरा, उद्योगों को जमीन खरीद में दी गई छूट को भी निरस्त किया जाए। तीसरा, जिन्होंने उद्योगों के नाम पर जमीन लेकर उसकी प्लॉटिंग की और प्लॉट बेच दिए, उनसे वापस जमीन लेकर सरकारी कब्जे में लिया जाए। अब बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि ये फैसले बीजेपी की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने लिए थे। नहीं, देखिए, हमने जो भू कानून में कुछ संशोधन किया था
उसमें हमने स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा के लिए हमने उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया था। और रिलैक्सेशन ये दिया था कि आप लैंड खरीद सकते हैं, उसमें जो लिमिट थी उसको समाप्त किया गया था। राज्य का भू रिकॉर्ड खंगाल ने लोगों के सुझाव लेने और हिमाचल के भू कानून की स्टडी करने के बाद कमेटी ने मौजूदा भू कानून में कई अन्य संशोधनों को भी सुझाव दिया है। 23 अगस्त को होने वाली समिति की आखिरी मीटिंग में इसे फाइनल कर सरकार को सौंप दिया जाएगा। हमने एक तरीके से जो रफ प्रारूप उसका तैयार कर लिया है और 23 तारीख को हमने फिर एक बैठक रखी है। उस बैठक में हम उसको अंतिम रूप दे देंगे और फाइनल टच दे करके उसको उसके पश्चात हम माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। अब बड़ी बात यह कि अगर कमेटी के सुझावों के ड्राफ्ट को हुबहू कानून में शामिल कर लिया जाता है तो त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में किए गए सभी संशोधन खत्म हो जाएंगे और नए भू कानून के तहत बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदना यहां आसान नहीं होगा और यही लोगों की भी मांग थी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। बाबा केदार की नगरी में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित समाज देश के अनेक हिस्सों से पहुंचे भक्तों और बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से केदार नगरी में भगवान श्री कृष्ण की भव्य झांकी निकाली गई। इस दौरान पूरी केदार नगरी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रंग में रंगी हुई है। श्री कृष्ण भगवान के जयकारे बाबा केदार की नगरी में गूंज उठे हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की झांकी से पहले केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा की और फिर इसके बाद केदारनाथ बाजार और हेलीपैड तक भक्तों ने दर्शन किए। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें अल्मोड़ा में भी देखने को मिल रही हैं। अल्मोड़ा में भी धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। यहाँ आज कई जगहों पर मटकी फोड़ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें गोविंदाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धारानौला में मटकी फोड़ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और विधायक मनोज तिवारी भी यहां पर पहुंचे। उन्होंने भी मटकी फोड़ रहे गोविंदाओं का हौसला बढ़ाया। तो बद्रीनाथ धाम में कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य झांकी के साथ ही कृष्ण जन्म महोत्सव का समापन हो गया। बामणी गांव में स्थित उर्वशी मंदिर से बद्रीनाथ परिसर तक भव्य झांकी निकाली गई। और ये खूबसूरत झांकी जिसमें यात्री और स्थानीय लोग शामिल हुए। भव्य झांकी में शिव पार्वती राधा कृष्ण की शानदार प्रस्तुति रही। बद्रीनाथ धाम में कृष्ण जन्मोत्सव के साथ ही धार्मिक कार्यक्रम भी शुरू हो गए। रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल देवरी ताल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देवरिया ताल महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। और इस दौरान ऊखी मठ क्षेत्र के 3 जगहों से पहुंची श्री कृष्ण की झांकियां भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी रही और मेले में भूतनाथ मंदिर, नागराजा मंदिर और ओमकारेश्वर मंदिर से झांकियां पहुंची, जो करीब 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद देवरिया ताल पहुंची और इन झांकियों के साथ परंपरागत कपड़े पहनकर पहुंची महिलाओं ने मांगल गीत गाए और भजनों के साथ देवरिया ताल की परिक्रमा की। तो अग्निपथ योजना के तहत कोटद्वार में चल रही सेना भर्ती रैली के पहले दिन आज 4,944 युवाओं ने दौड़ में हिस्सा लिया। चमोली के युवाओं की 2 दिन तक भर्ती होगी, जिसके बाद अन्य जिलों के युवाओं की भर्ती होनी है। भर्ती को लेकर युवाओं में खासा जोश भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होने के लिए कोटद्वार पहुंचे। वहीं सेना की ओर से भी व्यवस्थित तरीके से सेना भर्ती का आयोजन किया गया। ARO लैंसडाउन के अंतर्गत जो 7 जिले आते हैं उत्तराखंड में, उनका आज चमोली से जो तहसीलें 8 तहसीलें हैं, उनके अभ्यर्थी जो हैं आज ये रिक्रूटमेंट रैली के लिए